हेलो बच्चों, वीसीसी एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास तक जनन तंत्र में नर जनन तंत्र को पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। लास्ट क्लास तक हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं? नर जनन तंत्र के बारे में कंप्लीट देख चुके थे। उसमें वृषण वगैरह के बारे में अपन ने कंप्लीट देखा था। और आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चालू करते हैं अपन। मादा जनन तंत्र। तो हम जब नर जनन तंत्र को पढ़े थे तो उसमें प्रॉपर रूप से जो लास्ट क्लास थी उसमें सब कुछ देखा था। उस क्लास में बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रह गई कि थोड़ी साउंड की थोड़ी दिक्कत थी उसमें। तो साउंड की प्रॉब्लम थी उसमें, तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ईयरफोन लगा के आप उसको वीडियो को देखना तो आप प्रॉपर उसमें सुन पाओगे। आज हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। अब देखो, मादा जनन तंत्र थोड़ा सा टिपिकल होता है नर जनन तंत्र की तुलना में। तो जैसे ही आज हम ये पढ़ेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, जनन तंत्र होता क्या है। तो अगर हम मादा जनन तंत्र की बात करें तो देखो, जैसे मेल में अपन कह सकते हैं किडनियों से मूत्राशय में नलियाँ आती हैं, तो वैसे ही समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरीके से डायग्राम बना रहा हूँ। इस तरीके से मादा जनन तंत्र की अगर अपन बात करें तो मादा जनन तंत्र में पाया जाता है गर्भाशय। क्या पाया जाता है? गर्भाशय। मुख्य रूप से गर्भाशय की अपन बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी, चलो बात करते हैं। ये है गर्भाशय। मादा जनन तंत्र में ये क्या है? गर्भाशय। और इस गर्भाशय से दोनों साइड में इस तरीके से दो फैलोपियन ट्यूब निकली जाती हैं जिन्हें अपन कहते हैं अंडवाहिनी। जिन्हें किस नाम से जानते हैं? अंडवाहिनी के नाम से हम इनको जानते हैं। एक इधर और एक इधर। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब या अंड वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है हमारे अंडाशय। दोनों साइड में क्या पाया जाता है? अंडाशय। अंडाशय हो गया, अंडवाहिनी हो गया, गर्भाशय हो गया। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय। इसे अपन कहते हैं योनि। और ये कहलाता है योनि छिद्र। ये क्या कहलाता है अपने? योनि छिद्र। तो हमने यहाँ पर 5 पॉइंटों की बात की, जिसमें पहला कौन सा है अपने? ओवेरी, जिसको अपन अंडाशय के नाम से जानते हैं। ओवेरी अंडाशय के नाम से जानते हैं। अंडवाहिनी, इसे अपन कहते हैं फैलोपियन ट्यूब के नाम से अपन इसको जानते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा यहाँ पर गर्भाशय। गर्भाशय के बाद में देखा अपन ने योनि। योनि को अपन इंग्लिश में कहते हैं वेजाइना। क्या कहते हैं? वेजाइना, ठीक है। और यहाँ पर जो आप ये वाला पार्ट यहाँ जो देख रहे हो, इसे कहते हैं अपन बच्चादानी का मुंह।
बच्चादानी का मुंह, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? सर्विक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सर्विक्स के नाम से जानते हैं। सर्विक्स, बच्चादानी का मुंह। ये तो हुई आपकी बेसिक जो स्ट्रक्चर होती है वो। अब थोड़ा सा और अगर बात करें तो गर्भाशय की जो ऊपरी जो परत होती है, गर्भाशय के जो ऊपरी भाग होता है, इसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है फंडस। गर्भाशय का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। गर्भाशय का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। अब आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर समझोगे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये इसका एक ओवरव्यू था, डायग्राम था। क्लियर हुआ? चलो, यहाँ तक कोई समझ में नहीं है? कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी जो समझ में नहीं आई होगी? अब देखना, जो गर्भाशय जो होता है उसमें दो परतें पाई जाती हैं। एक तो परत पाई जाती है बाहर की ओर जो मांसपेशियों की बनी होती है, और एक परत पाई जाती है अंदर की ओर। मैं यहाँ पर दो शब्द लिख रहा हूँ, एक तो होता है मायो, एक होता है एंडो। मायो का मतलब अपन यहाँ से मांसपेशियों से लेते हैं, और एंडो का मतलब होता है अंदर। ठीक है, दो शब्द हो गए, मायो और एंडो। एक शब्द लेता हूं मैं, मैट्रियम। क्या शब्द लेता हूं? मैट्रियम का मतलब होता है गर्भाशय की परत। गर्भाशय की परत। तो यहां पर गर्भाशय में दो परत देखी जाती हैं। एक परत जो मांसपेशी की बनी होती है बाहर की ओर, मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूं। ये जो बाहर की ओर जो परत बन रही है, ये किसकी है? ये मांसपेशी की बनी हुई परत है। और मांसपेशी को अपन ने किस नाम से लिखा? मायो के नाम से। और गर्भाशय की परत को अपन क्या बोलते हैं? मैट्रियम। इस वजह से गर्भाशय की जो बाहरी परत होती है इसको एक नाम देते हैं मायोमैट्रियम। किस नाम से जानते हैं? मायोमैट्रियम। और जो गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है इसे अपन कहते हैं एंडोमेट्रियम। मायोमैट्रियम और एंडोमेट्रियम। समझ में आ गई होगी मेरी बात यहाँ तक? आपको क्लियर? मायोमैट्रियम क्या होता है, एंडोमेट्रियम क्या होता है, मैंने आपको ये 3 पॉइंट यहाँ पर बताए, इन्हीं के बेस पर अपन ने इनको लिखा। अब देखो, जब बालिका जब लगभग 10 से 12 साल की हो जाती है तो उसके पीरियड्स आना प्रारंभ होते हैं, जिसे अपन कहते हैं रजो दर्शन के नाम से अपन उसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रजो दर्शन के नाम से। रजो दर्शन के नाम से उसे अपन जानते हैं। मतलब पीरियड्स जब चालू होते हैं, प्रारंभ जब होते हैं, तो होता क्या है कि जो बालिका जो होती है उसमें अंडे का जब बनना प्रारंभ होता है, तो अंडा जब बनता है तो वो बनता है अंडा अंडाशय में। अंडा कहाँ पर बनेगा? अंडाशय में। कहाँ बनेगा? अंडाशय में। महीने में, मंथ में सिर्फ और सिर्फ एक अंडा बनता है। महीने में कितना अंडा बनता है? एक अंडा बनता है। अब वो अंडा चाहे इधर बन सकता है, चाहे इधर बन सकता है। मैं समझाने के लिए उधर मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया, मैं इधर आपको समझा रहा हूँ कि इस अंडाशय में, इस ओवेरी में बन गया क्या? अंडा, एग। अंडाशय में क्या बन गया? एग। अब ये जो अंडा होगा, ये अंडा पहुँचेगा किस में? अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अंडा बनने के तुरंत बाद ही कहाँ पर पहुँच जाए? फैलोपियन ट्यूब में। तो अंडा जैसे ही ओवेरी में बना, अंडाशय में जब अंडा बना, तो 14वें दिन, कौन से दिन? 14वें दिन ये अंडा पहुँच गया कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। अंडवाहिनी में क्या पहुँच गया? अंडा पहुँच गया। अंडा बनने के कौन से दिन? 14वें दिन। अब इस अंडे का जो जीवन काल होता है इस फैलोपियन ट्यूब में, आप ये मान के चलना लगभग 1 से 2 दिन होता है। कितने दिन होते हैं? 1 से 2 दिन इसका क्या होता है? यहाँ पर जीवन काल होता है। ठीक है। अब 14वें दिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, तो इसका मतलब है ये जो यहाँ पर जिंदा रहेगा वो 14 से लेकर के लगभग 16वें दिन तक, 14वें दिन से लगभग 16वें दिन तक।
अब जैसे ही जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है मेल और फीमेल में, जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो यहाँ से प्रवेश करता है शुक्राणु। कौन प्रवेश करता है? शुक्राणु। और ये शुक्राणु घूमता घामता ये आ जाता है साहब कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। इधर ये तो है अंडा और ये है शुक्राणु। सेक्सुअल कांटेक्ट के समय ये शुक्राणु कहाँ पर आ गया? फैलोपियन ट्यूब में। अब इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? ये अंडा और ये शुक्राणु आपस में दोनों मिलकर के निषेचन करते हैं। आपस में दोनों मिलकर के क्या करते हैं? निषेचन करते हैं। और निषेचन करने के बाद में जाइगोट बनाते हैं, मतलब भ्रूण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भ्रूण बनाते हैं। तो भ्रूण बनने की जो प्रोसेस होती है सारी की सारी कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में होती है। अब जैसे ही यहाँ पर भ्रूण बन गया, मतलब दोनों से मिलने के बाद में क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट यहाँ से जाएगा कहाँ पर? गर्भाशय में। कहाँ पर जाएगा? गर्भाशय में। कौन से दिन? 7वें दिन। जैसे ही ये जाइगोट गर्भाशय में पहुँच गया, अब इस जाइगोट के लिए खाने पीने के लिए भोजन चाहिए। अब ये विकसित होने लगेगा। अब ये क्या करता है? ये जाइगोट अपने आप को इस गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम होती है, ये जो आंतरिक परत होती है, इससे अपने आप को जोड़ लेता है। तो ये तो है एंडोमेट्रियम का परत, और जिससे ये इस तरीके से जुड़ता है, ये जुड़ गया बच्चा। इसको अपन कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा या अपरा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा या अपरा के नाम से अपन इसको जानते हैं। क्लियर हुआ? देखो मैं वापस से समझा रहा हूँ। ये आपने सारे के सारे जो नाम देखे वो देखे। जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, शुक्राणु आता है, अंडे का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय से 14वें दिन अंडा निकल करके कहाँ जाता है? यहाँ जाता है, अंडवाहिनी में जाता है। अंडवाहिनी में जैसे ही शुक्राणु उससे आकर के मिलता है तो क्या हो जाता है? निषेचन होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, और ये भ्रूण कहाँ जाता है? गर्भाशय में आ जाता है। अब गर्भाशय में आकर के इस तरीके से जुड़ जाता है, इस तरीके से जुड़ जाता है। इसको अपन कहते हैं अपरा या प्लेसेंटा के नाम से अपन इसको जानते हैं। और यहाँ पर ये जो बच्चा होता है कितने माह तक रहता है? 9 माह तक रहता है। और 9 माह तक रहने के बाद में बच्चा क्या होगा? जन्म ले लेगा। अब यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हो, बाकी मेरे को लगता नहीं है कि कोई दिक्कत यहाँ तक होएगी आपको। अब देखो हुआ क्या कि अपन ने देखा कि जो शुक्राणु था उसका जीवन काल, अगर मेल की बात करें तो शुक्राशय में कितने दिन था? लगभग 75 दिन था। लेकिन जैसे ही शुक्राणु फीमेल में प्रवेश कर जाता है तो फीमेल में प्रवेश करने के बाद में उस शुक्राणु का जो जीवन काल रहता है वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन का माना जाता है, होता है। 1 से 2 दिन बाद में वो शुक्राणु क्या हो जाता है? मर जाता है। अब हुआ क्या, मेरी बात को सुनना आप अच्छे से, कि जैसे ही अंडा बना, यहाँ पर अंडा बन गया, अगर किसी भी फीमेल का मेल से अगर रिलेशन नहीं हुआ, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हुआ, तो बताओ शुक्राणु आएगा क्या? नहीं आएगा। भाई जैसे में फीमेल है, फीमेल में तो अंडा हर महीने बनना है। अगर फीमेल में अंडा बन गया, अंडा बनने के बाद में अंडा से आ गया अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में आ गया, लेकिन अगर उससे शुक्राणु नहीं मिलता है, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हुआ और उससे अगर शुक्राणु नहीं मिलेगा तो क्या बताओ? ये निषेचन होगा, भ्रूण बनेगा क्या? कि सर नहीं बनेगा। जब शुक्राणु नहीं मिलेगा उसको, नहीं उससे रिलेशन बनाएगा तो। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सर ऐसी स्थिति में ये कंडीशन होती है कि ये अंडा बन गया, 14वें दिन यहाँ पर आ गया ये अंडवाहिनी में। अब ये क्या होता है कि इसको यहाँ से निकलना भी होता है, अंडे को शरीर से बाहर निकालना भी होता है। अब वो जो अंडा निकलेगा शरीर से बाहर, वो निकलेगा महामारी के वजह से, जिसे अपन पीरियड्स कहते हैं, एमसी जिसको अपन कहते हैं, उसके माध्यम से वो अंडा कहाँ से? गर्भाशय से अपन कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकलेगा। तो जब भी लड़की को या फीमेल को या महिला को जब भी महामारी आती है, मासिक चक्र जब आता है, तो वो उसमें क्या होता है कि जो अंडा होता है वो अंडा उसमें से क्या निकलता है? बाहर निकलता है। धीरे धीरे ये गर्भाशय की परत क्या होती जाती है? उसमें से टूटती जाती है, जैसे ब्लीडिंग वगैरह भी यहाँ पर होती है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो अगर इसमें अंडा मिल गया, अंडा और शुक्राणु अगर मिल गए तो बन जाएगा बच्चा, जायगोट हो जाएगा है। और अगर नहीं मिले तो अगला जब मासिक चक्र प्रारंभ होगा उसके दौरान वो बाहर आ जाएगा। फिर अगले दिन मतलब 14वें दिन फिर अंडा बनेगा। 14वें दिन क्या बनेगा? अंडा बनेगा। तो मेरी बात आप सुनना,
कि किस तरीके से ये अंडा बनता है, किस तरीके से नहीं बनता, ये सारी प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक सिर्फ आपने ये सोचा, ये समझा कि अंडा 14वें दिन चला गया वहाँ पर, लेकिन 14वें दिन से पहले भी कोई ना कोई प्रोसेस होती होगी, अपन उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको जल्दी से फिर मिटा देता हूँ। देखो, जैसे मैं मान लेता हूँ ये पूरा मंथ है 1 से लेकर के 28 दिन का। कितने दिन का? 28 दिन का। समझना आप, मैंने मान लिया कि किसी लड़की को पहले दिन मासिक चक्र प्रारंभ हो गया। मासिक चक्र क्या हो गया? प्रारंभ। जब पहले तारीख को, पहले दिन जैसे ही मासिक चक्र, मान के चलो किसी लड़की को 1 तारीख को पीरियड्स आते हैं, तो जैसे ही पहली तारीख को उसके पीरियड चालू हुए तो अपन जानते हैं कि पहले दिन उसके ब्लीडिंग होती है, रक्त निकलता है, लेकिन धीरे 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 लगभग 4 से 5 दिन में आकर के वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। अब जब पीरियड्स आना प्रारंभ हुए उसके 14वें दिन पर, कौन से दिन पर? 14वें दिन पर निर्माण होता है अंडे का, एग का। जब किसी भी महिला के, बच्ची के, लेडीज़ के जब भी मासिक चक्र प्रारंभ होते हैं उसके 14वें दिन पर क्या बनता है? अंडा बनता है। अब अपन जानते हैं कि ये 14वें दिन पर क्या बन गया? अंडा बन गया, और 14वें दिन पर ही अंडा चला जाता है कहाँ पर? अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में। आपने देख लिया उसको, FT फैलोपियन ट्यूब में कहाँ चला गया? अंडा चला गया। कौन से दिन? 14वें दिन। ये जो अंडा जाता है यहाँ से यहाँ पर, इस विधि को अपन कहते हैं अंडोत्सर्ग विधि, ओवुलेशन। अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। किसे कहते हैं? जब अंडा से निकल करके कहाँ चला जाता है? फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जैसे अपन किस नाम से जानते हैं? अंडोत्सर्ग के नाम से जानते हैं। अब आप ये देखना कि सेक्सुअल कांटेक्ट के समय, अब देखो 14वें दिन अंडा बन गया, और जब अंडे से जब शुक्राणु मिलेगा तभी जाके तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, और तभी जाके क्या बनेगा? बच्चा। लेकिन इस शुक्राणु का जो जीवन काल होता है वो आप ये मान के चलना 1 से 2 दिन होता है। किसमें? गर्भाशय में। तो गर्भाशय में शुक्राणु का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 1 से 2 दिन। इसके बाद में वो क्या होता है? शुक्राणु मर जाता है। गर्भाशय की बात कर रहे हैं। अब सपोज करो किसी लेडीज ने सेक्सुअल कांटेक्ट किया 12वें दिन या फिर 13वें दिन। 1 तारीख को किसी लड़की का मासिक चक्र प्रारंभ हुआ, और इस लड़की ने या फीमेल ने सेक्सुअल कांटेक्ट किया 13 तारीख को। कितने तारीख को? 13 तारीख को, मतलब 13वें दिन। अब 13वें दिन, 13 तारीख को इसके शरीर में, इसके गर्भाशय में कौन आ चुका है? शुक्राणु आ चुका है। अब अपन जानते हैं कि मासिक चक्र के 14वें दिन क्या बनेगा? अंडा बनेगा। तो 14वें दिन क्या आ गया? अंडा। यहाँ पहले से शुक्राणु है, अंडा आ गया, मिल जाएगा, मतलब ये प्रोसेस हो जाएगी। सपोज करो किसी व्यक्ति ने 15वें दिन सेक्सुअल कांटेक्ट किया, अंडा तो उसने 14वें दिन ही बना लिया फीमेल में। अंडा कितने, कौन से दिन बन गया? 14वें दिन। अब अंडा रखा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि शुक्राणु आएगा, शुक्राणु आएगा, मैं उससे मिलूंगी शुक्राणु से, लेकिन शुक्राणु तो आया ही नहीं 14वें दिन। पता चला कि 15वें दिन जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट किया, 15वें दिन क्या आ गया? स्पर्म आ गया, और जैसे ही आया तो इस अंडे ने इससे क्या कर लिया? मेल कर लिया। तो इसका मतलब यहाँ से ये निकलता है। अब ये बताओ, अगर कोई लेडीज 10वें दिन सेक्सुअल कांटेक्ट करती है, अगर 1 तारीख को किसी का पीरियड आता है, तो शुक्राणु कितने दिन रहेगा जिंदा? 2 से 3 दिन लगा लो, 1 से 2 दिन लगा लो। इसका मतलब है कि 10वें दिन सेक्सुअल कांटेक्ट किया तो 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख, तो 12 तारीख तक ये शुक्राणु इसमें जिंदा रहेगा, लेकिन अंडा कब आना है? 14 तारीख को। मतलब प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं है। तो मैं इसको वापस से आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर किस तरीके से क्या है क्या नहीं है। तो देखना
कि अगर कोई फीमेल है और 1 तारीख को उसका पीरियड्स चालू होते हैं, महीना होता है 28 दिन का अपन मान के चलते हैं, तो इसके 14वें दिन क्या बनेगा? अंडा बनेगा। यदि ये फीमेल इससे अगर 2 दिन पहले और अगर 2 दिन बाद तक अगर सेक्सुअल कांटेक्ट करती है तो ये है, अपन कह सकते हैं प्रेग्नेंट होगी। क्या होगी? प्रेग्नेंट होगी। मतलब 12 से लेकर के 16 तारीख के बीच में इसको सेक्सुअल कांटेक्ट अगर करेगी तो क्या हो जाएगी? ये प्रेग्नेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर शुक्राणु अगर 12 तारीख को आ गया तो वो 2 दिन तक जिंदा रहता है, तो 14वें दिन उसमें अंडा आकर के मिल जाएगा, तो प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर 13 तारीख को सेक्सुअल कांटेक्ट करते तो 14वें दिन आ जाएगा। 14वें तारीख को सेक्सुअल कांटेक्ट करते कोई फीमेल तो 14वें दिन ही अंडा आ जाएगा। अगर कोई फीमेल 15 तारीख को सेक्सुअल कांटेक्ट करती है तो उसमें अंडा तो पहले से ही है, तो मिल जाएगा। अगर 16 तारीख को सेक्सुअल कांटेक्ट करती है तो 14वें दिन से शुक्राणु है ही, उसमें आ गया 16 तारीख को, तो भी हो जाएगा। तो ये इसमें प्रोसेस होती है कि यदि किसी फीमेल को 1 तारीख को पीरियड्स आते हैं तो वो अगर इस टाइम पीरियड में अगर सेक्सुअल कांटेक्ट करेगी तो क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब सपोज करो यदि किसी फीमेल को 20 तारीख को पीरियड्स आते हैं, कितने तारीख को? 20 तारीख को। महीना अपन कितने का लगा रहे हैं? 28 का। अगर 20 तारीख को पीरियड्स आते हैं तो इसके बाद में 20 के बाद में 14वें दिन, कौन से दिन? 14वें दिन। तो 20 के बाद में 28 तक अपन मान ले 8 दिन, 6 दिन और मान लो, मतलब 6 तारीख। तो आप ये मान के चलो कि 5 तारीख कि अगर किसी भी लेडीज को अगर 20 तारीख को उसके पीरियड्स चालू होते हैं तो अगर वो 5 तारीख के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद अगर सेक्स करती है, सेक्सुअल कांटेक्ट करती है, तो वह प्रेग्नेंट होगी। यदि इसके बाद पहले जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे ऐसे करते करते यदि वह 4 तारीख के बीच में कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट कर ले, 3 तारीख के बीच में, तो वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी। और फिर इसके बाद में जैसे 5 तारीख के बाद में 2 या 3 दिन लगा लो, 8 तारीख के बाद में, 8 तारीख के बाद में सेक्सुअल कांटेक्ट कर ले, कब तक? जब तक अंडा ना बने तब तक। तो ये सारी प्रोसेस होती है कि अंडा उससे कब मिलेगा, स्पर्म कब आएगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है ना? बिल्कुल। तो ये प्रोसेस होती है इसकी कि जब भी जो फीमेल होती है, जब उसमें मासिक चक्र जब प्रारंभ हो जाता है, उस मासिक चक्र प्रारंभ की पहली तारीख से लेके 14वें दिन पर क्या बन जाएगा? अंडा बन जाएगा। और 14वें दिन वह अंडा निकल कर कहाँ चला जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में, जिसे अपन कहते हैं अंडोत्सर्ग। किस नाम से जानते हैं? अंडोत्सर्ग के नाम से जानते हैं। वहाँ पर उससे अगर शुक्राणु आकर के मिल गया, वहाँ पर अगर उससे शुक्राणु आकर के मिल गया तो महिला क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी। और आप जानते हो कि जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो पीरियड्स आना क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। पीरियड्स आना क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो गर्भाशय की जो आंतरिक परत जो टूटती है, अब उससे अपरा के माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से कौन जुड़ चुका है? वहाँ पर भ्रूण उससे क्या हो चुका है? जुड़ चुका है। अब उस भ्रूण के माध्यम, उस भ्रूण को उस प्लेसेंटा के माध्यम से उसको क्या प्राप्त होगा? भोजन यहाँ पर प्राप्त होता है। ये क्लियर होगी बात सारी की सारी? मैं आपको इसमें लिखवा दूंगा, ठीक है? हाँ। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि जैसे अपन ने पुरुष या नर नसबंदी के बारे में पढ़ा था, ऐसे यहाँ पर बात आती है अपने फीमेल नसबंदी की, महिलाओं की नसबंदी। वहाँ पर आपको याद हो तो वहाँ पर अपन ने किसको काटा था? वासा को काटा था, इसलिए वैसेक्टोमी नर नसबंदी को कहते हैं। यहाँ पर अपन फैलोपियन ट्यूब को काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि भाई यहीं पर तो अंडा आता है और यहीं पर शुक्राणु आता है। अब हुआ क्या कि यदि मैं इस फैलोपियन ट्यूब को काट देता हूँ, इस फैलोपियन ट्यूब को काट देता हूँ, तो महिला में अंडा तो बनेगा, महिला में अंडा तो बनेगा, लेकिन जो आने वाला शुक्राणु है वो शुक्राणु क्या होगा? वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। और अगर वो शुक्राणु वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा तो अंडा नष्ट हो जाएगा और अगले मासिक चक्र में ये अंडा शरीर से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर किसको काटेंगे अपन? फैलोपियन ट्यूब को। ट्यूब को काट रहे हैं इसलिए मादा नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। मादा नसबंदी को किस नाम से जानते हैं? ट्यूबेक्टोमी के नाम से अपन इसको जानते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें, है जी? कोई प्रॉब्लम है किसी को?
तो इसमें तो क्या स्क्रीनशॉट लेना, फिर भी देख लो, ये बना लेना एक बार। देखो जो भी मैंने समझाया उसको मैंने बोर्ड पर यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, आप प्रॉपर नोट्स बनाएं इसके, समझना। देखो गर्भाशय की आंतरिक परत, आंतरिक दीवार क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम। क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम। बाहरी दीवार क्या कहलाती है? मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, एंडो का मतलब आंतरिक, मायो का मतलब मांसपेशियों की दी। तो एंडोमेट्रियम आंतरिक परत और मायोमेट्रियम बाहरी परत। गर्भाशय का अंतिम सिरा सर्विक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है। गर्भाशय का अंतिम सिरा क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि गर्भाशय का जो अंतिम सिरा है क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है। हमेशा याद रखना सर्विक्स का मतलब बच्चादानी। और विश्व में जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट जो कैंसर होते हैं वो कैंसर बच्चादानी के ही होते हैं भाई। सबसे ज़्यादा विश्व में कैंसर किस में होता है? बच्चेदानी में। और सेकंड किस में होता है? सेकंड भी महिलाओं में होता है, वो होता है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर। कौन सा होता है? स्तन कैंसर। समझ में आया? स्तन कैंसर। अब एक और शब्द आ जाता है, स्तन को अपन बोलते हैं मेमो, और किसी का चित्रण लेना, ग्राफी करना। तो मेमोग्राफी, मेमोग्राफी क्या? मेमोग्राफी। ठीक है। स्तन के कैंसर का पता लगाना क्या कहलाता है? मेमोग्राफी। मेमोग्राफी। ठीक है। तो गर्भाशय का अंतिम सिरा, ठीक है, गर्भाशय का अंतिम सिरा क्या कहलाता है? सर्विक्स कहला, अंतिम नहीं, ऊपरी सिरा, सॉरी, अंतिम नहीं, ऊपरी, अरे नहीं, गर्भाशय का अंतिम सिरा, वो तो ऊपरी वाला तो अलग है, फंडस कहलाता है। अंतिम सिरा इस तरीके से जो सिरा था ये वाला क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है, जो कैंसर के लिए एक संवेदी अंग है। मादा में हर माह मासिक चक्र के दौरान कितने अंडे बनते हैं? एक अंडा बनता है। कितने अंडे बनते हैं? एक अंडा, जो अंडो उत्सर्ग द्वारा 14वें दिन, कौन सी क्रिया द्वारा? अंडो उत्सर्ग क्रिया द्वारा कौन से दिन? 14वें दिन कहाँ पर आ जाता है? अंडवाहिनी में आ जाता है। गर्भाशय की जो ऊपरी जो परत होती है, ऊपरी जो भाग होता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? फंडस के नाम से जानते हैं। गर्भाशय का जो ऊपरी भाग होता है उसे अपन फंडस कहते हैं। मासिक चक्र प्रारंभ होना उसे अपन कहते हैं रजोदर्शन। किस नाम से जानते हैं? रजोदर्शन। और मासिक चक्र समाप्त होना रजोनिवृत्ति। मासिक चक्र समाप्त होना रजोनिवृत्ति। किस नाम से जानते हैं? रजोनिवृत्ति। अंडा और शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में ही क्या करते हैं? निषेचन करते हैं। आपको पता है फैलोपियन ट्यूब में ही अंडा और शुक्राणु क्या करते हैं? निषेचन करते हैं। जो क्या बनता है जिनसे? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। अब निषेचन के बाद में जो युग्मनज बनता है वो निषेचन के 7 दिन बाद, निषेचन के 7 दिन बाद जो युग्मनज होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा, किसके द्वारा? प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा या अपरा के द्वारा गर्भाशय की आंतरिक परत, गर्भाशय की आंतरिक परत कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? आरोपण के नाम से जानते हैं। मादा नसबंदी में हम किसको काटते हैं? फैलोपियन ट्यूब को काटते हैं। ट्यूब को काटते हैं, इसलिए मादा नसबंदी को क्या बोलते हैं अपन? ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। तो अभी तक अपन ने नर नसबंदी और मादा नसबंदी में अपन ने देखा था किसको काटते हैं, फिर अपन ने नर जनन तंत्र पहले कल पढ़ लिया था, आज अपन ने किसको पढ़ लिया? मादा जनन तंत्र को पढ़ लिया। एक और पॉइंट है इसमें, आप लिखना चाहो तो, एक ग्रंथियाँ होती हैं बर्थोलिन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? बर्थोलिन ग्रंथि।
ये बर्थोलिन ग्रंथि क्या करती है कि जो गर्भाशय जो होता है, जो योनि जो होता है, योनि छिद्र, गर्भाशय में जो योनि छिद्र जो होता है, इस योनि छिद्र को ये बर्थोलिन ग्रंथि क्या बनाती है, चिकना बनाती है, एक द्रव स्रावित करती है, जिससे क्या बनती है, चिकनी बनती है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के समय अपन कह सकते हैं कि इससे एक द्रव स्रावित होता है, जिससे क्या बनती है, चिकनी बनती है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि, बर्थोलिन ग्रंथि। समझ में आ गया होगा, इसमें ऐसी कोई ज़्यादा कोई खास बात है नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि योनि की दीवार में बर्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। योनि की दीवार में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, बर्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है, जो एक चिपचिपा पदार्थ क्या करती है, बाहर निकालती है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। तो ये थी अपने मादा जनन तंत्र। अब इस मादा जनन तंत्र के बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। जुड़वा बच्चों के बाद में जो महिलाओं में जो मासिक चक्र जो होते हैं वो कैसे प्रारंभ होते हैं, कैसे समाप्त होते हैं, इस मासिक चक्र के दौरान कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, आपने नाम सुना होगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये कब कब इसमें से निकलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी हो तो उन वीडियो को देखें। बायोलॉजी की इतनी सारी हमने क्लास डाली हैं, आप उनको देखें। फिजिक्स की हमने क्लास डाल रखी है, आप उनको देखें। इंग्लिश की क्लास भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, VCC एकेडमी के ऐसी जो चैनल आप देख रहे हो यहाँ पर, तो आप सबको देखें अच्छे से, उनको प्रॉपर उनके नोट्स बनाएं। तो ये क्लास भी आपको समझ में आई होगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप पहली और दूसरी क्लास का क्या करें, रिवीजन करें। धन्यवाद।